फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में शुरू ही सरमाया से हुआ था, जो आप लोगों की ट्विटर स्पेसेस होती थी। उसको मैंने काफ़ी सुन के इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैंने पहली की थी इन द यूएस इकोनॉमी। मैंने एक दो स्टॉक्स ही इन यूएस मार्केट इंडिविजुअल पे किया है, लेकिन ज़्यादातर मेरी वो फिर ईटीएफ्स के अंदर ही मैंने इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान के अंदर तो अभी सिर्फ एक दो ईटीएफ्स वो आए हैं। महाना का आप म्यूचुअल फंड में शुरू किया था, उसके अंदर भी काफ़ी हद तक था, लेकिन अभी उसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मैंने एक गोल्ड का बिस्किट भी खरीदा था, उसमें तो मैंने 3-4 महीने किया था, सबसे ज्यादा रिटर्न उसी ने दिया था मुझे, और अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि क्यों बेचा। मैं तो हमेशा समझता था कि ईटीएफ और मार्केट का रिटर्न मोर और लेस सेम ही होगा, तो ये कभी कभार बीट कर देते हैं, कभी कम होते हैं, वो उसकी क्या वजह। चॉइस है कि मैं स्टॉक से सारे पैसे निकाल लूँ, तो आई कुड बाय अ स्मॉल हाउस और एन अपार्टमेंट ओवर हियर। तो वो, लेकिन मैं जितनी भी यूट्यूब पे सर्च किया, वो कहते हैं नेवर बाय अ हाउस और एन अपार्टमेंट अर्ली इन योर लाइफ। तो उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी माइंडसेट। जिस तरह के आप इस शो को देख रहे हैं, हम डिफरेंट लोगों को लेकर आते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी, अगर तो वो कहीं पे स्टक हैं या उनको कहीं पे क्लैरिटी चाहिए, तो इस शो के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि उनको क्लैरिफाई भी करें और उनको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में उनकी हेल्प भी करें। अब मैं चाह रहा था कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ना इसको महदूद रखें। अगर आप लोगों में से किसी का एक्सपीरियंस बैड है, मे बी कोई स्कैम के थ्रू आपने पैसे लूज़ किया है, मे बी इन्वेस्ट कर रहे थे, नहीं करना चाहिए था, गलत जगह पे कर दिया है, और सिर्फ स्टॉक मार्केट से रेलेवेंट ना हो, कोई भी और एवेन्यू हो जहाँ पे इन्वेस्ट किया था आपने, आपको लॉस हो चुका है। अब आपको लॉस हो चुका है, खैर वो लॉस हुआ हुआ पैसा तो मैं नहीं आपको रिकवर करके दे सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट लेजिट इदारों में, ऐसी कंपनीज में जहाँ पे एटलीस्ट आपका पैसा महफूज है। हाँ, मार्केट ऊपर नीचे जाती है, शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाती है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आपको एक किस्म का हम गाइड ऐसे करते हैं कि वो कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपको उस तरह का लॉस नहीं होगा जो कि मे बी आपके साथ स्कैम हो चुका है या किसी ऐसे बंदे के साथ ने इन्वेस्ट किया जो पैसे लेकर ही भाग गया है। सो कोई ऐसा स्कैम जो कि ज़्यादातर लोगों को इफ़ेक्ट हुआ हो, तो दिस प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर यू गाइज। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें और हमसे रहनुमाई लेना चाहें, सो मनी माइंडसेट का स्कोप हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो प्लीज़ आपने ये जो गूगल का फॉर्म नीचे दिया है उसमें डिटेल में बताना है कि स्कैम क्या हुआ है। अगर आप डिटेल में नहीं बताएंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हम शायद रीच आउट भी ना करें। हमें उसका इम्पैक्ट समझ आना चाहिए, जितना बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारी कोशिश होगी उतना जल्दी आप लोगों को प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। सो आज जो हमारे गेस्ट हैं, इर्तिज़ा नाम है, हम इर्तिज़ा से ही पूछ लेते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और इन्वेस्टमेंट की जर्नी क्या है, और उनके जो क्वेश्चन है वो हम किस तरह से उसको एड्रेस कर सकते हैं। जैसा लगुल इर्तिज़ा। वालेकुम सलाम लाइक भाई। जी, मैंने बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स के अंदर, फिर मैंने मास्टर्स किया डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर। 2020 के अंदर मैं ग्रेजुएट हुआ था। उसके बाद से ही मैं ज़्यादातर एनजीओज़ के साथ काम किया है, 3-4 एनजीओज़ के साथ काम किया, एक कॉर्पोरेट के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ, और अभी भी मैं एक एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ। एनजीओ बस तुक्के में मिल गई थी जॉब, या उसके लिए वाकई आपको फोकस था कि आपने इधर ही जाना है? किस तरीके से आपने इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को चुना? मेरा शौक भी एनजीओस का था, और मैंने डेवलपमेंट स्टडीज भी किया, तो हमारी जॉब्स ही ज़्यादातर यूजुअली इसी सेक्टर के अंदर होती है। इवन इकोनॉमिक्स के अंदर भी फाइनल ईयर स्पेशलाइजेशन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर की थी, तो इसी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जॉब थी। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ी फिर मेहनत करनी पड़ी, फिर मिली जॉब। अच्छा, नॉर्मली हम एनजीओस को देखते हैं, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो एज एन ऑब्जेक्टिव एनजीओ का पर्पस क्या होता है ना, क्या चीज़ सर्व करने के लिए एनजीओ बनती है ऐसे? डिफरेंट होते हैं हर किसी के, लेकिन मेन यही होता है कि कोई सोशल गुड करें इन द कम्युनिटी दे सर्विंग। अब कुछ लोग एजुकेशन को कर लेते हैं, कुछ लोग पावर्टी को कर लेते हैं, कुछ लोग रेफ्यूजीज, आईडीपीज या क्लाइमेट रिजिलियंस कर लेते हैं। वो डिफरेंट केसेस होते हैं डिफरेंट एनजीओस के। ठीक है, और आप किस एरिया में ज़्यादा फोकस्ड हैं, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं वैसे एरिया में? अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक टेक नॉन प्रॉफिट है, और हम ज़्यादातर काम रेफ्यूजीज के साथ कर रहे हैं, और अभी फिर हम लैंग्वेज ट्रेनिंग्स भी करेंगे कि बेसिकली हम ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह एआई को भी इतना अच्छा करेंगे कि वो आप रिलाय कर सकें। अभी तो आप गूगल ट्रांसलेट पे नहीं कर सकेंगे कि रेफ्यूजीज के कोई केस, इतने असाइलम सीखेंगे रेफ्यूजीज के केस आप उस पर रिलाय कर सकें, लेकिन इन फ्यूचर होपफुली उसके ऊपर आप कर सकेंगे।
चलें, गुड हो गया। अच्छा इर्तिज़ा, आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बता दें कि आज तक कभी आपने इन्वेस्टमेंट की, अगर की तो एक्सपीरियंस क्या था, और अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। जी। तो मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में शुरू ही सरमाया से हुआ था, जो आप लोगों की ट्विटर स्पेसेस होती थी। उसको मैंने काफ़ी सुन के इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैंने पहली की थी इन द यूएस इकॉनमी। और इन मैंने लिखा हुआ भी है अप्रैल 2023 के अंदर की थी, और सितंबर 2023 के अंदर मैंने पाकिस्तान की थी, और बहुत स्मॉल अमाउंट से की थी। फिर वो ग्रेजुअली करता गया हूँ टिल टुडे। और एवरेज मार्केट रिटर्न जितना मार्केट ने गेन किया, उतना ही मोर और लेस मैंने भी गेन किया हुआ है। यूएस वाले ने तो ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया एक्सपीरियंस कि है। पाकिस्तान ने ज़्यादा रिटर्न दिया। मुझे वैसे यूएस ने ज्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि मेरी पाकिस्तान की रैली मिस हो चुकी थी जब मैंने पाकिस्तान में ज्यादा करना लगा। और यूएस में किस किस स्पेसिफिक सेक्टर में, कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया था ऐसे। मेनली मैंने टेक स्टॉक्स में किया था, और वो जो एक आजकल हर किसी के ऊपर है, तो मेरा ऑलमोस्ट 30-40% पोर्टफोलियो उसी एक स्टॉक के अंदर था। तो उसने काफी हद से ज्यादा ही वैसे परफॉर्म किया था। ये एनवीडिया की बात करें या। जी, उसी के अंदर। चलें, गुड हो गया। अच्छा, पाकिस्तान में जब ट्विटर स्पेस अगर हम कर रहे थे, क्या चीज़ें आपको समझ आई कि अपॉर्चुनिटी थी। एक जो पैनिक था आई थिंक, दो जब हम ट्विटर स्पेस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला था, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजरा था। सो उस वक़्त क्या अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हुई स्पेसेस से कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे तो उस वक्त भी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, क्योंकि जो हर कोई एक स्टॉक की एग्जांपल देता था ईफर्ट की, कि उस वक्त आई थिंक 70-75 रुपीज प्राइस थी, और वो 18-20 रुपीज दे रहा होता था। मैंने कहा था कि अगर अभी सिर्फ इसी स्टॉक को ले लें, 3 साल में तो वैसे ही आ जाएंगी, पाकिस्तान का जो मर्जी हो जाए, इसने तो देना ही देना है। और लोगों की जो उस स्पेसेस में भी आते थे, काफी कॉन्फिडेंस था, कन्विक्शन थी उनकी, कि अगर आप करते हैं तो काफी अच्छा होगा। मतलब यू हिट द रॉक बॉटम, इससे नीचे तो इम्पॉसिबल है जाना, उस वक्त यही लोग कह रहे थे। बिल्कुल सही। और वो स्पेसेस से अभी तक आई थिंक हम 35 to 40 की रेंज में थे, 40s में ही थे जो इंडेक्स का था। और आज माशाल्लाह 1,10,10,000 से ऊपर पे हम ट्रेड कर रहे हैं। चलें, ज़बरदस्त। अब इन्वेस्टमेंट इन जनरल जो आपका अपनी तक जर्नी है, वो तो आपने बता दी कि ठीक जा रही है, लेकिन अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम या इस तरह की लर्निंग या अंडरस्टैंडिंग में हो रही है ऐसे, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी चाहिए। जी बिल्कुल, स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि मैंने एक दो स्टॉक्स ही इन यूएस मार्केट इंडिविजुअल पे किया है, लेकिन ज्यादातर मेरी वो फिर ईटीएफ्स के अंदर ही मैंने इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान के अंदर तो अभी सिर्फ एक दो ईटीएफ्स वो आए हैं। तो उसमें काफी प्रॉब्लम होती है कि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको खुद पे करना होता है, जिसके अंदर मेरा इतना वो क्या कहते हैं टेक्निकल नॉलेज नहीं है मेरे पास। और ईटीएफ्स भी बहुत लिमिटेड से हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर इन दोनों को कैसे कंपेयर करें कि आपको कितना परसेंट किस में करना चाहिए, और पाकिस्तान में कितना करना चाहिए, यूएस में कितना करना चाहिए, वो भी काफी प्रॉब्लमैटिक हो रहा है अभी। ज़बरदस्त। मुझे एक और बताएं, ये तो स्टॉक मार्केट होगी, इसके अलावा आपका किसी और एसेट क्लास में एक्सपोजर हो, मे बी म्यूचुअल फंड लिया हो, या गोल्ड वगैरह कुछ लिया हो। मैंने महाना का आप म्यूचुअल फंड में शुरू किया था, उसके अंदर भी काफी हद तक था, लेकिन अभी उसमें बिल्कुल खत्म हो गया है। और मैंने एक गोल्ड का बिस्किट भी खरीदा था, उसमें तो मैंने 3-4 महीने किया था, सबसे ज्यादा रिटर्न उसी ने दिया था मुझे। और अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि क्यों बेचा। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। चले, मैं ना आपको आपके जो मैं समझ गया आपका जो प्रॉब्लम है, हम उसको दो डिफरेंट तरीके से एड्रेस करते हैं। पहले आई थिंक आपने हमारे ज़र के प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है कि ज़र क्या क्या करता है, किस तरह से आपने डेवलप किया हुआ है। मैंने सुना है, एक आपकी वीडियो भी देखी है, लेकिन मैंने खुद अभी तक यूटिलाइज नहीं किया। चले, इर्तज़ा, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना दो डिफरेंट चीज़ें पहले कर देता हूँ। पहले मैं ईटीएफ्स के बारे में बता देता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे किस तरह आप देख सकते हैं और किस तरह आप ले सकते हैं। और सेकेंडली ना, मैं ज़र के बारे में ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनफैक्ट आपकी भी जिस तरह डाइवर्स इन्वेस्टमेंट है, और वो प्लेटफॉर्म इटसेल्फ आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। ठीक है। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आपको स्क्रीन नज़र आ जाती है। अच्छा, सरमाया डॉट पी के पे जब आप आएंगे ना, तो सिंपल आपने स्टॉक्स पे जाना है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पे जाना है। यहाँ पे मैं तो थोड़ा सा बस आपको गाइड कर दूँ, जिस तरह आप भी माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, आपने अपना प्रॉब्लम खुद सही तरह एड्रेस बता भी दिया है कि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, और हो ही ये रही है कि आपने पिक क्या करना है, किस परसेंटेज में करना है, लोकेशन क्या करनी है, और कब आपने एग्जिट लेना है, मे बी किसी और को कैसे बाय करना है। ठीक है।
सो मेरे ख्याल में आप जैसे लोग जो कि प्रोफेशनली अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपको मे बी इतना टाइम ना मिले कि आप पूरा रिसर्च करें। सो वन ऑफ द ऑप्शन जो कि अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट पे हैं तो आप ईटीएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। अब ये जो सरमाया डॉट पीके का ईटीएफ का पेज है ना, यहाँ पे सारी लिस्टेड हैं ईटीएफ में। एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या डिफरेंस है इसमें। जिस तरह एचपीएल का ईटीएफ है ना, ये सॉर्ट ऑफ टी बिल्स हैं, जो लो रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं जिस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, एचबीएल का भी इसी तरह होता है। ये नॉन शरिया कंप्लाइंट है। तो अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट पर रहकर लो रिस्क म्यूचुअल फंड में जिस तरह का भी वो लेना है, तो वो एच पी एल ई टी एफ में एक्सपोजर ले सकता है। अगेन ये नॉन कन्वेंशनल है, इस्लामिक नहीं है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब ये आप देख रहे हैं डिफरेंट बैंक्स के अपने ही हैं। पाकिस्तान में सॉर्ट ऑफ थीमेटिक बेस्ड ई टी एफ आपको नहीं मिलेंगे। एन आई टी का अपना ई टी एफ है जिनको उन्होंने एन आई टी पाकिस्तान गेटवे ई टी एफ के नाम दिया हुआ है। फिर यू बी एल का अपना ई टी एफ है जिसको उन्होंने यू बी एल पाकिस्तान एंटरप्राइज ई टी एफ का नाम दिया है। फिर एन बी पी का नेशनल बैंक का पाकिस्तान ग्रोथ ई टी एफ है। जेएस का ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर ओरिएंटेड ईटीएफ है। फिर मीज़ान पाकिस्तान एक ईटीएफ है। महाना का अपना इस्लामिक ईटीएफ है। इसी तरह अल्फला कंज्यूमर इंडेक्स और जेएस मोमेंटम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सारे ईटीएफ्स हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये कर दूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि परसेंटेज वाइज आज के दिन पे क्या इसकी परफॉर्मेंस है, वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम में ईटीएफ की एक जो पॉजिटिव साइड है जहाँ पे ये बना बनाया ईटीएफ मिल रहा है, जो नेगेटिव साइड है कि वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए ईटीएफ ले रहे हैं तो वो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मे बी आपको बायर और सेलर में मार्केट मेकर्स को ही सेल करना पड़े। मार्केट मेकर अभी बिल्डअप करें, लेकिन अभी भी आप देखेंगे ना, सो मिज़ाम महाना के अंदर 2.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसी तरह 5.5 लाख आपके जेएस मोमेंटम में हुए हैं, लेकिन लाख सवा लाख शेयर आपके सिर्फ मीज़ान ईटीएफ में हुए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम ये ना होने के बराबर है जिस तरह के अगर आप नॉर्मली किसी कंपनी या शेयर में देखेंगे ज़्यादा आपको मिल रहे होंगे। सो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी आई नैव होती है। जिस तरह आई नैव की डेफिनेशन बहुत सिंपल करके अगर मैं बताऊं कि वही कंपनी जो कि इन ईटीएफ ने बाय की हुई हैं, अगर आप वो खुद बाय करेंगे तो उसकी एवरेज कॉस्ट आपको 25.6 पर नैव पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जाके बाय करते हैं तो इस टाइम पे मार्केट पे 0.25 पैसा ज़्यादा बिक रही है, ठीक है। इसी तरह यूबीएल को देखेंगे 24.84 है तो वो 24.91 है। इसी तरह मीज़ान ईटीएफ 17.4 है तो 17.36 है। इसको देखने का मकसद ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जब आप ईटीएफ पे इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उसकी आई नैव देखेंगे। आई नैव इसीलिए ज़रूरी है ताकि अंडरलाइन जो बकेट के अंदर उन्होंने कंपनीज रखी हुई हैं उसके अंदर पर एसेट क्लास की पर नैव की वैल्यू आपकी शेयर की प्राइस से मिलती जुलती होनी चाहिए। 0.25 0.3 ऊपर नीचे होना इतना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 17.36 की शेयर की प्राइस है और 15.2 के ऊपर इसकी आई नैव की वैल्यू है। तो जब इतना बड़ा डिफरेंस हो जाए ना, तो कोशिश करें कि आप उसको बाई ना करें। आप उस वक्त तक का वेट करें जब ये आई नैव जो है शेयर की प्राइस की वैल्यू के ऊपर आए। जिसमें आखिरी कंपोनेंट है जो कैश कंपोनेंट है। अब ये जो कंपनीज, मैं डिटेल में आगे जाऊंगा कि ये जो ईटीएफ्स की कंपनीज होती हैं, ये जब डिविडेंड देती है तो डिविडेंड मोस्ट प्रॉब्ली जो ईटीएफ्स का होता है वो सारा आपके कैश कंपोनेंट में पाइल अप होता है। जिस तरह आप देख रहे हो कि 8679 का ईटीएफ एनआईटी के अंदर आया हुआ है, फिर 3920 का इसमें आया हुआ है, फिर 5283 का जो कैश कंपोनेंट है इसमें मेजर पोर्शन जो होता है ना वो डिविडेंड का होता है। अब ये ईटीएफ के ऊपर है कि क्या उन्होंने वो आपको एज ए डिविडेंड देना है या उन्होंने उसी कैश कंपोनेंट को यूटिलाइज करके और कोई कंपनी बाय करनी है। फॉर एग्जांपल मीज़ान ईटीएफ ने लास्ट ईयर पे डिविडेंड नहीं दिया। इस साल जो जून की क्लोजिंग हुई थी उस वक्त उन्हें ₹1 का डिविडेंड दिया, लेकिन आई थिंक जून 2023 के अंदर उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया। वो इसीलिए नहीं दिया कि उन्होंने फिर री इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक के अंदर। तो ये पूरी की पूरी स्वाबदीद है ईटीएफ की कि उन्होंने कहाँ पे करना है। अब मैं सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल मीज़ान ईटीएफ के अंदर लेके चला जाता हूँ क्योंकि हर ईटीएफ की कंपोजिशन इसी तरह ही है। जिस तरह आप देख रहे हैं ना, इस वक्त अगर आप एक मीज़ान ईटीएफ का शेयर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 25% OGDCL, 13% ऑफ दैट फंड शेयर, 13% आपका PPL और तकरीबन 19% मारी पेट्रोलियम, इसी तरह 11% मीज़ान बैंक। अब ये वो सारी कंपनीज हैं जिसमें आप ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली इन्वेस्टेड होंगे
अगर आप मीज़ान ईटीएफ का एक शेयर ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हमने वही चीज़ बताई हुई है कि आईएनएफ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये चीज़ें रादर देन कि यू गोइंग एंड सेइंग कि मैं ओजीडीसीएल का 20% अपने पोर्टफोलियो का लेता हूँ, फिर 15% पीपीए लेता हूँ, 18% मारी लेता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप चले जाएं और आप मीज़ान ईटीएफ का एक शेयर ले लें। अभी तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम या अंडरस्टैंडिंग में अगर है तो प्लीज़ पूछ लें, मैं ताकि इसको क्लैरिफाई कर दूँ इधर ही। ये आईएनएफ के ऊपर ही थी ये। जब तक से डिफरेंस इसका माइन्यूट सा है तब तक आप इन्वेस्ट करते रहें। और ये डिफरेंस आता भी क्यों है वैसे आईएनएफ और शेयर प्राइस के अंदर? सो आई नैव इज जस्ट लाइक कि अंडरलाइंग शेयर प्राइस की वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो आई नैव भी ऊपर जाएगा। शेयर प्राइस मैं हम्म। और आप ट्रेड कर रहे होंगे, अगर आपने फॉर एग्जांपल कहा हुआ है यार मैंने 18 रुपये का सेल करना है, आप आई नैव को तो नहीं देख रहे, लेकिन कोई और बायर आता है और वो 18 रुपये का ले लेता है, तो आपकी शेयर की प्राइस 18 रुपये पर ही होगी। अब जो बाय कर रहा है उसने आई नैव नहीं देखा होगा, वो 17.4 पे गया होगा और उसने आंखें बंद करके ले लिया होगा, ठीक है। सो मकसद ये बताने का एज ए बायर आपके लिए एक बेंचमार्क दिया हुआ है कि अगर ईटीएफ की प्राइस इसके अराउंड हो तो आप बाय कर लें, अगर इससे कहीं ज़्यादा ऊपर या नीचे हो तो आप ना बाय करें ना सेल करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ओके। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक अभी तक? अभी तक सब क्लियर है। ठीक है। तो जिस तरह इंडेक्स की वैल्यू आप ऊपर नीचे देख रहे होते हैं ना, इसी तरह मीज़ान ईटीएफ को भी आप देखोगे तो इसकी भी उसी तरह की परफॉर्मेंस है जिस तरह इंडेक्स ऊपर नीचे जा रहा होता है। अगर आप देखो ये सारी कंपनीज इंडेक्स हैवी वेट होती हैं। जब आज के दिन पे मीज़ान ईटीएफ जो है वो 0.52% क्यों ऊपर है? क्योंकि उसकी जो मेजर होल्डिंग है जो कि तकरीबन 60% बनती है वो सारी ग्रीन में है, तो 0.42 है। अगर मीज़ान बैंक, एग्रो, हबको, एयरलिंक ने थोड़ा नेगेटिव भी परफॉर्म किया तो ओवरऑल उसने पॉजिटिव परफॉर्म किया है। अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो जिस तरह सरमाया डॉट पी के पे आप इंडेक्स के ऊपर विजुलाइजेशन हमने दिया है, यहाँ पे भी आप वॉल्यूम के ऊपर देख सकते हो। जिस तरह आप देख रहे हो कि इस दिन पे 1.5 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं। अदर देन दिस बड़े ही नॉर्मल एवरेज सॉर्ट ऑफ इनकी ट्रेडिंग होती है। इंडेक्स वर्सेस कंपनी इज़ जस्ट लाइक कि अगर आपने देखना हो, जैसे आप देख रहे हो मीज़ान ईटीएफ इज़ इन ग्रीन और ब्लैक में आपका स्टॉक मार्केट है। तो आप यहाँ पे अगर देखो ना तो मीज़ान ईटीएफ ने इंडेक्स को यहाँ पे भी बीट किया, मीज़ान ईटीएफ ने यहाँ पे भी बीट किया, मीज़ान ईटीएफ ने यहाँ पे भी बीट किया, यहाँ पे भी बीट किया। सो जब आप इंडेक्स को देख रहे होते हो और अब आपकी कोशिश है कि मैं इंडेक्स को बीट करूँ, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टॉक से ज़्यादा आप उस ईटीएफ के अंदर जाओ जो कि इंडेक्स को बीट कर रहा है। अब एक साल के अंदर अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखो तो 47% आपको मीज़ान ईटीएफ ने परफॉर्मेंस दी है। एक वीक में देखो तो एक इशारिया तकरीबन 1% है, 3 महीने में तकरीबन 12 से 13% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। फिर अगर लोगों को समझाने के लिए ना हमने सिप का एक हमने फीचर हर एसेट क्लास में डाला हुआ है। सिप का मतलब ये होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप 2021 से एक हज़ार रुपया मीज़ान ईटीएफ में इन्वेस्ट करते रहते तो आज तक जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 44,000 थी। उसकी जो टोटल वैल्यू के ऊपर जो उसकी प्राइस के ऊपर रिटर्न था वो तकरीबन 78,000 था। और अगर मैं डिविडेंड भी इंक्लूड करूं तो तकरीबन 82,000 था। इसका मतलब है कि विद डिविडेंड आपको एक हज़ार रुपये अगर आप इस पर डालते रहते तो तकरीबन 100% का प्रॉफिट था, अगर हम पिछले तकरीबन 3.5 साल को देख रहे हैं। ठीक है। तो ये समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो एसेट क्लासेस हैं। अब आप खुद देखो ना, अगर आपने सिर्फ अगर इवन अगर 500 शेयर भी लिए हों तो जो कि 8,000 रुपया बनता है, 8,000 रुपया अगर आप 500 शेयर पर मंथ पे भी एक्यूमुलेट करो तो एक साल में तकरीबन 1 लाख रुपया बनता है। और अगर ये पिछले फॉर एग्जांपल पिछले 3-4 साल में कर रहे होते और फॉर एग्जांपल आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 2-3 लाख रुपया होती तो आज उसका टोटल रिटर्न तकरीबन 6 लाख रुपया बन रहा होता, जो कि मच बेटर है रादर देन कि आप किसी ऐसे इंडिविजुअल में जाओ जिस पे आपके प्रोग्रेस का पता ही नहीं है। ये हैवी वेट्स इन्वेस्टेड होते हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, इस तरह स्टॉक मार्केट जब नीचे जाती है तो ये भी नीचे जाते हैं। हम्म। और ये मुझे वैसे नहीं समझ आता कि कुछ जैसे अभी आपने भी दिखाया कि ये ईटीएफ मार्केट को भी बीट कर रहे होते हैं। मैं तो हमेशा समझता था कि ईटीएफ और मार्केट का रिटर्न मोर और लेस सेम ही होगा, तो ये कभी कभार बीट कर देते हैं कभी कम होते हैं, वो उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में तो कोशिश यही होनी चाहिए कि मार्केट से बेहतर रिटर्न दें। कभी शायद मार्केट से नीचे भी होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आपने अपने आप को देखना हो ना, जिस तरह यहाँ पे स्टॉक मार्केट ने बेहतर रिटर्न दिया, यहाँ पे बेहतर रिटर्न दिया, यहाँ पे बेहतर दिया। ये नवंबर से नवंबर के मिड तक स्टॉक मार्केट का रिटर्न बेहतर था ईटीएफ से। नवंबर से लेकर अभी तक अगर आप देखें तो ज़्यादा टाइम आपको ईटीएफ बेहतर रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है।
स्टॉक KC 100 में तो आप इन्वेस्ट कर नहीं सकते। अब आपने उसकी रिप्लेसमेंट देखनी है, क्या मैं एक इंडिविजुअल कंपनी में जाऊं या मैं एक डाइवर्स सॉर्ट ऑफ मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टेड हूं जो ऑटोमेटिकली कोशिश करे कि वो इंडेक्स को बीट कर सके। तो ETF इज़ ए गुड वे ऑफ बेसिकली डाइवर्सिफाइंग योर रिस्क। और अगेन जो आपकी अपनी बात थी कि मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सी कंपनी बाय करनी है, किस परसेंटेज में करनी है, सो ETF ऑटोमेटिकली आपको वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे फिक्स कर देती है। और बाय द वे ये ठीक हो गया। ETF जो है ये नेक्स्ट मंथ आएंगे तो मे बी OGDCL की जगह कोई और कंपनी हो, पिछले महीने मे बी OGDCL की जगह कोई और कंपनी होती, तो ये खुद फंड मैनेजर ना इसको रोटेट कर रहे होते हैं। तो ये भी आपकी एडेड वैल्यू है कि आपने खुद नहीं करना, बस आपने एक ETF लिया हुआ है और बैकएंड से फंड मैनेजर खुद उसको मैनेज भी कर रहा है। अच्छा, इस पे हम बिल्कुल साइलेंट हो सकते हैं, वो रीबैलेंसिंग या जो भी खुद ही करते रहेंगे। वो खुद करते रहेंगे, उनका फोकस ही ये है कि उन्होंने आपको बेहतर रिटर्न देने हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टेड भी वहाँ रहें जहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न भी मिले। और वैसे म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के अंदर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तो ईटीएफ्स ही होंगे या म्यूचुअल फंड पे बंदे को चले जाना म्यूचुअल चाहिए? फंड के अंदर कॉस्ट ज़्यादा है, ETF के अंदर कॉस्ट कम है। म्यूचुअल फंड तकरीबन फंड मैनेजर आपसे 3% तक आपकी मैनेजमेंट फ़ी लेता है। यहाँ पे बहुत कम कॉस्ट है, मैंने देखी नहीं है लेकिन 1-1.5% सालाना आपकी रिटर्न के ऊपर कॉस्ट है। तो ETF इज़ लेस कॉस्टली और म्यूचुअल फंड इज़ मोर कॉस्टली, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में अगेन क्योंकि ETF अभी 7-8 हैं, म्यूचुअल फंड और ETF में अगर मैं आपसे सिंपल एग्जांपल में बताऊं ना, तो फॉर एग्जांपल 10 लोग आए, उन्होंने 1-1 हज़ार रुपया म्यूचुअल फंड को दे दिया। फॉर एग्जांपल उस म्यूचुअल फंड की टोटल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट थी वो 10 हज़ार थी, क्योंकि 10 लोगों ने हज़ार हज़ार रुपया दिया। अब अगर उसमें से 7 लोग आए ना, उन्होंने कहा यार नहीं हमें पैसे चाहिए अपने वापस, तो वो 7 हज़ार फंड मैनेजर सेल करेगा ताकि वो वापस करे। अब जिस टाइम पे वो सेल करे, अगर मार्केट नीचे गई है तो वो लॉस बुक करके सेल कर रहा होगा, अगर मार्केट ऊपर होगी तो वो प्रॉफिट बुक करके सेल कर होगा, तो उसने प्रॉफिट बुक करना ही है, तो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ऐड होगी इसके साथ, ठीक है। ETF हाँ। आर इन ए डिफरेंट वे। ETF इज के जो अंडरलाइन एसेट है ना, वो लिक्विडेट एसिड लेवल पे होता है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो यार मैंने 500 शेयर लिए हैं, तो वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना OGDCL BPL की वो शेयर की उसी तरह करता है। जब आप सेल करते हैं ना, तो वो भी हालांकि होता है वो ETF सेल कर रहे हो, लेकिन अंडरलाइन एसेट जो है ना वो सेल हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला मसला नहीं है कि फॉर एग्जांपल 10 में से 9 लोग आए और उन्होंने सेल करने का कहा तो फिर आपने सारा कुछ नेगेटिव में ही सेल कर दिया। आप उस मार्केट के लिहाज से जो उसकी वैल्यू होगी, हाँ ये डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मीज़ान ETF पड़ा है और मैं 19 के ऊपर जाके सेल की एक बिड डालता हूँ अपने स्टॉक मार्केट के ऊपर, और कोई बंदा आके 19 का ले लेता है जिसको पता ही नहीं INAV क्या होता है, जिसको INAV का पता होगा वो 19 का कभी बाय नहीं करेगा। लेकिन ये भी आपका एक तुक्का लग सकता है कि INAV 15 की हो और आप उसको 17 पे भी सेल कर दे, तो ये आप कर सकते हैं स्टॉक मार्केट पे। लेकिन आइडियली अगर आप सेल कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके पैरेलल शेयर होल्डर पे नहीं होता, क्योंकि आपकी INAV जो है ना वो अंडरलाइन मार्केट पे हो रही होती है, और जो म्यूचुअल फंड की NAV है ना वो बेसिकली नेट एसेट जो कि फंड मैनेजर मे बी सेल कर रहा है या बाय कर रहा है, मे बी कैश का रिजर्व पड़ा हुआ है, वो उसके थ्रू उसको मैनेज कर रहा होता है। ठीक हो गया। हाँ, तो मतलब ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वही है कि आप ईटीएफ से डायरेक्ट बाय करें एज अपोज टू म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल आप ETF बाय कर सकते हैं अगर आपको कॉस्ट का इम्पैक्ट है और आप स्टॉक मार्केट पे ही रहकर डिफरेंट चीज़ों को एक एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं। जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना उस पर तो लिमिटेड ही होते हैं, आपके पास एक ही म्यूचुअल फंड के मे बी लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क में एक एडवांटेज आपको वहाँ पे होता है। यहाँ पे सिर्फ हाई रिस्क ही होते हैं और एक लो रिस्क। अभी आप उन्होंने HBL ETF डाला है लेकिन वो नॉन कन्वेंशनल है तो लोग ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेते। मे बी कल को अगर एक इस्लामिक ETF भी आ जाए जो कि लो रिस्क हो, तो वो आपको ऑलमोस्ट वही चीज़ें म्यूचुअल फंड की यहाँ पे भी अवेलेबल होंगी जो कि म्यूचुअल फंड पे अवेलेबल होती हैं आपको। और जो डिफरेंस इन टैक्स है, ईटीएफ्स का टैक्स और म्यूचुअल फंड का टैक्स सेम है या डिफरेंट नहीं, है? म्यूचुअल फंड पे आई थिंक थोड़ी सा 10% का CGT का टैक्स है, ठीक है। और जो ETF है ना वो तो स्टॉक मार्केट की तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस पर 15% का CGT का टैक्स है। और जो म्यूचुअल फंड का है ना उस पर अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो वो फाइनलाइज्ड होता है, उसको आप टैक्स में एडजस्ट नहीं कर सकते। ETF का डिविडेंड इज जस्ट लाइक ए कंपनी का डिविडेंड है, उसके ऊपर वही डिविडेंड के रूल्स टैक्सेशन के लागू होते हैं जो कि मोस्ट ऑफली आई थिंक म्यूचुअल फंड पे भी यही होते हैं। ओके, ठीक हो गया। बेस्ट। अब ये तो मैंने आपको ETF का बता दिया ना कि ETF का क्या होता है। मेरे ख्याल में मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा जो ज़र का प्लेटफॉर्म है, उसका बेनिफिट क्या है वो आपको बताऊँगा, क्योंकि आपकी माशाल्लाह अभी स्टॉक मार्केट इज़ डिफरेंट, आपने शायद गोल्ड भी लिया था,
तो गोल्ड को भी अगर आपने ट्रैक करना हो ना कैसे कर सकते हैं वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा इर्तज़ा, ये हमने ज़र का एक प्लेटफॉर्म बनाया था और उसका एक ही कॉन्सेप्ट था कि आप जैसे प्रोफेशनल जो कि इस टाइम पे शायद अपनी जॉब कर रहे होंगे, किस तरह हम आपको विजुलाइज करा सकें जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपका रिटर्न क्या आ रहा है और प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कैसे कर रहा है। अभी आपका एक सिंपल क्वेश्चन था ना कि ईटीएफ इंडेक्स को बीट कर रहा है नहीं कर रहा, मे बी आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी, मे बी आपकी स्टॉक पिकिंग जो होगी वो ठीक नहीं होगी, परफेक्ट नहीं होगी। ये प्लेटफॉर्म आपके जो सारे मसले हैं ना जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं वो उसको हाईलाइट करने में आपको हेल्प करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में सरमाया वर्ल्ड कप की कहता हूँ, ये रियल पोर्टफोलियो है जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर मैंने रियल ट्रेड्स के थ्रू बिल्डअप किया था। अगस्त के अंदर ये पोर्टफोलियो मैंने बिल्ड किया था, अभी तक उसने 20-21% का रिटर्न दे दिया, ठीक है, 6-7 महीने में। अब इस पोर्टफोलियो के पीछे जो मेन चीज़ ड्राइव हो रही है ना एनालिटिकली, वो क्या हो रही है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब सिंपल अगर मैं जी इसकी टॉप पे रखूँ ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, मिलियन थी, मेरे पास अभी अवेलेबल कैश कितना है, इस 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की मेरी कॉस्ट जो थी ना ब्रोकरेज के ऊपर 2,000 रुपया थी। सिर्फ मैंने 2,000 रुपये के ऊपर ये सारी चीज़ें बाई की हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर जो अभी तक की प्रोग्रेस है ना, क्योंकि मैंने आज तक ट्रेड की नहीं तो मेरा रियलाइज प्रॉफिट ज़ीरो है। जो मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है ना वो मेरा टोटल प्रॉफिट ही है, यानी कि ये सारी जो पोर्टफोलियो आप देख रहे हो इसके ऊपर टोटल रिटर्न जी मेरा तकरीबन 20% है जो कि 2 लाख रुपया बनता है, और आज के दिन पे तकरीबन 1.48% का रिटर्न है जो कि 17,000 रुपया बनता है, ठीक है। इस पोर्टफोलियो के ऊपर पिछले अगस्त से अभी तक मुझे 28,000 रुपये का तकरीबन पे आउट मिल चुका है। ये एक्सक्लूडिंग टैक्सेस हैं जो कि मेरे कटे हुए हैं। जो करंट वैल्यू है वो 1.21 मिलियन है। अगर मैं इसको देखें, ये विजुअली ना आपको डे बाय डे बता रहा है कि आपका रिटर्न कितना चल रहा है ना इसके ऊपर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर मैं देखूं तो लग ऐसे ही रहा है कि ये नीचे ही जा रहा है, लेकिन अगर इसी को थोड़ा मैं पीछे लेके जाऊं तो आपको फिर नज़र आते हैं नहीं यार ये तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, ये तकरीबन 1,70,000 था, आज तो फिर भी मैं 1,02,000 के ऊपर हूँ, और ये एक्सक्लूडिंग डिविडेंड है। इधर ही मैंने नीचे ना विद डिविडेंड का सेपरेट एक मैंने डाला हुआ है, ये जो येलो लाइन है ना ये विद डिविडेंड का आपका जी रिटर्न है। नॉर्मली जब आप ब्रोकर के ऊपर आपने भी अकाउंट खोला होगा, मे बी आपको एंग्रो फर्टाइजर का डिविडेंड भी मिला हो, बड़ा मुश्किल काम है ब्रोकर पे ये देखना मैंने 77 का लिया था 200 का हो गया, 200 के ऊपर मुझे कितना डिविडेंड दिया एंग्रो फर्टिलाइजर ने, और वो क्या यील्ड बनती है मेरी। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट ऑफली आपको ब्रोकरेज की ऐप के अंदर नज़र ना आ रहे हो। ये हमने सारी जो गैप्स है ना ब्रोकरेज की ऐप को, वो हमने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको प्लग इन किया है, ठीक है। अब जिस तरह विजुअलाइजेशन इस तरह आपको ब्रोकरेज की ऐप पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है। एक चीज़ जो अभी मैं देख रहा था आपको बता रहा था, जिस तरह हमने ईटीएफ के केस में वर्सेस इंडेक्स किया हुआ है ना, इसी तरह हमने इसके केस में भी वर्सेस केसी 100 किया हुआ है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, अब आपकी रिटर्न का इंडेक्स के साथ क्या है ना, आज के दिन पे इंडेक्स ने 0.49% दिया है, आपने 149 दिया है। अब ये डे बाय डे समझना मुश्किल है, हमने इसको वीकली पे भी कर दिया है। आपकी इन्वेस्टमेंट 1.85 थी लेकिन इंडेक्स ने 2.15 का आपकी पोर्टफोलियो ने 2.15 का दिया। लास्ट वीक आपका रिटर्न -0.1 था, इंडेक्स ने 0.6 दिया है। मे बी मैं इसको मंथ पे ले जाता हूँ। अब मंथ पे तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि इंडेक्स ने पिछले वीक भी मुझे बीट किया है, ठीक है। मेरा रिटर्न -6 था तो इसने पॉजिटिव में दिया है। इस वीक में तकरीबन हम दोनों साथ ही थे, इंडेक्स ने पिछले 2-3 मंथ्स के अंदर मुझे फिर बीट किया, फिर 1-2-3 महीने से मैं बीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो विजुअलाइजेशन है ना ये सिर्फ आपकी इंडेक्स से रिलेटेड नहीं है। अब मुझे क्या पता ना कि मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पे तो नज़र आ गया कि मैं इंडेक्स को बीट नहीं कर रहा, मैं यही चीज़ ना किसी ईटीएफ के साथ भी देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मीज़ान के ईटीएफ में जाता हूँ, मैं उसके साथ भी अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर कर सकता हूँ कि क्या मैंने ईटीएफ को बीट किया, ठीक है। अगर मैं मंथ के ऊपर लेके जाऊँ, क्लियरली आज मैं ईटीएफ को बीट कर रहा हूँ, लास्ट मंथ पे फिर मैंने ईटीएफ को बीट किया, उससे पिछले महीने ईटीएफ ने बीट किया, उससे पिछले महीने। सो पिछले 6 महीने में 3-4 दफ़ा मैंने बीट किया, 2-3 दफ़ा मुझे ईटीएफ ने बीट किया। फॉर एग्जांपल मैं पिछले 6 महीने में ना 4 दफ़ा ईटीएफ ने बीट किया और 2 दफ़ा मैंने ईटीएफ को बीट किया। इसका मतलब है ईटीएफ मेरे से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जब ईटीएफ मेरे से बेहतर परफॉर्म कर रहा है ना, सो मुझे अपनी जो ट्रेडिंग वाली जो ईगो है ना उसको पीछे रखना है और मैंने वो ईटीएफ ही बाय कर लेना है। कि मैं कोशिश कर रहा था, मैं तो ईटीएफ को बीट नहीं कर सका, ठीक है। अगर मैं ईटीएफ को बीट ही नहीं कर सका तो मैं ईटीएफ में ही क्यों ना इन्वेस्ट कर दूं। केसी 100 को भी एज ए बेंचमार्क रखा है लेकिन आप उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो हमने इस दफ़ा क्या किया, हमने वो सारे एसेट रखे हैं जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें केस ये सारे ईटीएफ्स इसमें इंक्लूसिव हैं, सिर्फ ये मीज़ान का नहीं है। मैं अगर फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी कि महाना के साथ मेरा रिटर्न देखो कि यार महाना बेहतर है कि मैं रिटर्न मेरा रिटर्न बेहतर है,
तो अगर मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरा रिटर्न फिर महाना के साथ आ जाएगा। महाना वॉज बेटर टुडे, महाना वॉज बेटर लास्ट मंथ, मे बी उससे एक महीना पहले भी बेहतर था। तो ये सारी चीज़ें, और फिर शायद पहले 3 महीने अगेन मैं महाना को भी बीट कर रहा था। मकसद इसमें बताने का ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हम बेहतर हैं या नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है ना कि लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और उनको समझ आती है कि हमने इन्वेस्ट कर दिया है, इसका मतलब है वी आर गुड। दे डोंट अंडरस्टैंड कि विजुअली उनकी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली रिटर्न दे भी रही है कि नहीं दे रही। ये पिछले 1 साल में एक डायलॉग मैं बड़ा मशहूर हर एक उस प्लेटफॉर्म पे सुनता था कि यार इंडेक्स ने तो इतना रिटर्न दे दिया, हमारी तो स्टॉक मार्केट या पोर्टफोलियो ने रिटर्न नहीं दिया। इसलिए रिटर्न नहीं दिया था क्योंकि आप उस वाले कंपनीज में थे ही नहीं जिस पे इंडेक्स का रिटर्न है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना नीचे और भी एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ ना आप प्लीज़ पूछिएगा। अब ये ना पूरी की चीज़ जो मेरी एलोकेशन है ना होल्डिंग की, उसको अगर मैंने बर्ड आई व्यू पे देखना हो ना तो मेरा रिटर्न क्या आ रहा है तो मैं यहीं से देख सकता हूँ कि मीज़ान बैंक ने कंपैरेटिवली थोड़ा लॉस दिया है, यूनिटी ने 3% का लॉस है, इंटरलूप में तकरीबन 15% का लॉस है। अदरवाइज ऑल अदर कंपनीज आर गिविंग मी गुड प्रॉफिट, जिसकी वजह से मेरा 20% का प्रॉफिट बन रहा है। मैं नीचे लेके जाऊंगा तो मैं टोटल प्रॉफिट के ऊपर भी सॉर्ट कर सकता हूँ। मैं जैसा मैं अभी कह रहा था जी 15% आपका इंटरलूप ने लॉस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ ना कि इंटरलूप ने लॉस दिया हुआ है, यूनिटी ने लॉस दिया हुआ है। अब अगर मैंने पोर्टफोलियो लेवल पे एनालिटिक्स देखनी हो ना तो मैंने एनालिटिक्स से सेपरेट एक वो किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वीक बाय वीक में डिटेल एनालिटिक्स, अब ये आपको तो एक विजुअलाइजेशन दे देता है कि आपका रिटर्न क्या चल रहा है, लेकिन ये एटलीस्ट आपको ये नहीं बताता कि हर दिन पे आपका क्या चल रहा है। तो वो चीज़ें मैंने डिटेल में यहाँ पे ब्रेक डाउन की हैं। आज के दिन का तकरीबन 13,000 का प्रॉफिट है, कल का भी तकरीबन 7,500 का प्रॉफिट था। इसी तरह मैं नीचे जाता हूँ तो क्यूमुलेटिव रिटर्न केसी ने पिछले 7 दिन में तकरीबन 2.83 का रिटर्न दिया है, इस पोर्टफोलियो ने 1.9% का रिटर्न दिया है। पिछले 7 दिन पे तकरीबन 18,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें हो चुका है। और मज़े की बात है कि ये सिर्फ 7 दिन पे नहीं है, आप इसको 30 दिन पे लेके जाओ तो ये आपको 30 दिन पे बताएगा। जिस तरह के सी ने माइनस पॉजिटिव 0.12 दिया तो इसने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने दिसंबर के अंदर देखना है कि मैंने कैसा परफॉर्म किया है, मुझे नहीं पता जनवरी फरवरी कैसा जा रहा है। तो मैं शॉर्टलिस्ट करूँगा वो डेट, मैं इसको अपडेट करूँगा, ऑटोमेटिकली मेरा जो रिटर्न होगा ना वो फिर उस तरीके से, जैसे केसी ने 13% रिटर्न दिया तो मैंने 20% का रिटर्न दिया है सिर्फ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तकरीबन 2 लाख रुपए का है। सो ये जो डिटेल ब्रेक डाउन है ना ये आपको एनालिटिकली लेवल के ऊपर इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी जो कि आपको हेल्प करेगी कि आपने अपना पोर्टफोलियो ग्रो कैसे करना है। और एक मज़े की बात है कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल मैंने एक सैम्पल मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। अब इस मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में क्या है, आपका गोल्ड भी यहीं पे ट्रैक हो रहा है, आपकी स्टॉक ये कमोडिटीज़ गोल्ड में आ गया, स्टॉक मार्केट हो रही है, आपका म्यूचुअल फंड हो रहा है, और आपके पास फिजिकल करेंसीज अगर पड़ी हुई है तो वो भी हो रहा है। और अगर आपने नीचे जाके डिटेल में फ़िल्टर करना हो, जैसे मैं कहता हूँ जी मैंने गोल्ड को देखना है कि उसका रिटर्न क्या जा रहा है, तो जो गोल्ड हमने यहाँ पे सैंपल 1 तोले का लिया था उस पर 25% का रिटर्न आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ नहीं यार फॉरेक्स के ऊपर दिखाओ कि कितना रिटर्न है, तो कैनेडियन डॉलर के ऊपर हमें 3% का लॉस है, -1.63 जो है वो गोल्ड ब्रिटिश पाउंड पे लॉस है, बाकी सब पे हमारा पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि म्यूचुअल फंड पे क्या चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड पे अगेन डाइवर्स है, हाई रिस्क हो गया, लो रिस्क हो गया, म्यूचुअल फंड, वो सारी चीज़ें आपको इधर मिलेंगी। तो ये जो सारा हमने बिल्डअप किया था ना, इसका मकसद ये था कि हमारा कोर फोकस क्या है कि हमें ऐसे एसेट क्लासेस में एक्सपोजर रखना है जो कि महंगाई को बीट करे और लॉन्ग टर्म के ऊपर हमारी वेल्थ क्रिएशन पे हेल्प करे। अब यही जो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो ना कि हमने पिछले जब से ये वैसे यहाँ पे किया था तो कितना बेहतर इसने रिटर्न दिया है। तकरीबन 1 मिलियन का था, अब वो तकरीबन 1.2 मिलियन के ऊपर आ गया, और वो टोटल रिटर्न जो है वो तकरीबन 1 मिलियन पे 20% का यहाँ से भी हमें मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बेनिफिट क्या है जो मैं चीज़ पहले बता रहा था, जिस तरह पे आउट्स को मैंने यहाँ पे किया कि 28,000 के पे आउट आए हुए हैं, तो पे आउट को भी डिवाइड हमने किया है, क्यूमुलेट किया हुआ है। अब इनफैक्ट मैं आपको एंग्रो फर्टिलाइज़र का पहले बता देता हूँ क्योंकि शायद आप इन्वेस्टेड भी हैं। अब एंग्रो फर्टिलाइज़र ना तकरीबन मेरे पास नंबर ऑफ़ शेयर थे 740, अब 740 के ऊपर ना 3,500 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब 3,500 ट्रांसलेट इनटू 2.76% का डिविडेंड यील्ड, तो अभी तक ना 3% की डिविडेंड यील्ड है। इसी तरह अगर मैं नीचे लेके जाऊँ कोलगेट के अंदर तो तकरीबन 4.5% की डिविडेंड यील्ड है। इसी तरह मैं मीज़ान बैंक में देखूँ तो तकरीबन 5% की डिविडेंड यील्ड है, अभी तो 7 रुपये का डिविडेंड इसने और देना है। तो इन इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से ट्रैक करने का मकसद ये है कि मे बी देर विल बी अ टाइम, जैसा हमारी पेट्रोलियम पे भी अगर मैं दिखाऊं तो तकरीबन 4.5% का डिविडेंड यील्ड है।
कुछ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऐसी हैं जिसमें आपने खुद भी सही तरह बताया कि एग्रो फर्टिलाइज़र अगर 77 का लिया होता तो पिछले 4 साल में 70-80 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड दे दिया है। जब डिविडेंड ही 100% दे दिया है तो आपका तो इन्वेस्टेड ही कोई नहीं रहा। जब इन्वेस्टेड ही कोई नहीं रहा तो आपको रिस्क लेने की टेंशन क्या है, वो तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीज़ें उसमें एडजस्टेड है। अब ये पे आउट वगैरह ना सारे एक जगह पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जिस तरह आप देख रहे हो कि एग्रो फर्टिलाइज़र ने कब कब पे आउट दिया था, इसने 25 अप्रैल 2024 में दिया था, 9 अगस्त को दिया था, 3 रुपये का, 2.5 रुपये का। टैक्स कितना कट चुका है, टैक्स के ऊपर डिविडेंड कितना मेरे पास नेट आ चुका है, 600 रुपये का टैक्स मेरा अलहदा कट चुका है। इसी तरह मारी पेट्रोलियम का देखो तो मेरी पेट्रोलियम ने भी इतना डिविडेंड दिया है, बोनस के ऊपर कितना बोनस कट चुका है, नेट कितना आया, वो सारी चीज़ें ना आपको एक जगह पे हो रही हैं। और ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक लेवल के ऊपर नहीं है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा ना हमारी पेट्रोलियम के अंदर, तो आपको एक होल्डिंग के लेवल तक की भी एनालिटिक्स आपको इतनी डिटेल में मिल रही होगी। इसी तरह जैसा पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर है, इसी तरह एनालिटिकली आपको होल्डिंग लेवल के ऊपर पता चल रहा होगा। इसी तरह पे आउट को जाओगे तो इंडिविजुअल लेवल पे आ रहा होगा। तो ये ओवरऑल ना मेरे ख्याल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो कि हेल्प करेगा, आप फोकस करें अपने काम के ऊपर और प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चीज़ें एनालिटिकली आप देख रहे हो आप उसको विजुलाइज भी करो कि विजुलाइजेशन से क्या आपकी वाकई एसेट ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर आप कंपेयर भी करो कि आपको क्या इससे बेहतर ईटीएफ से रिटर्न मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप ईटीएफ में जाओ। और इसका जो बेनिफिट है ना कि आपने ये इसकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। आप अगर अभी बैठे हुए थे तो ऑयल एंड गैस ने कोई डिस्कवरी कर दी, अब आपके लिए न्यूज़ को ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मोबाइल पे एक पुश आ जाए जो कि तकरीबन 12 बजे आए, जी ऑयल एंड गैस ने कोई डिस्कवरी कर दी। अब कर दी तो आपने देखा ऑयल एंड गैस की प्राइस ऊपर चलेगी क्योंकि मार्केट ने उसकी प्राइस एक्शन लिया है, ठीक है। मारी पेट्रोलियम में किसी ने बाय किया, नेटसोल के ऊपर क्या चल रहा है, ये सारी वो कंपनीज हैं जो कि सिर्फ आपको उन्हीं की आ रही हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में आपके वॉच लिस्ट के अंदर है। तो ये आपका टाइम भी बचा रही हैं, आपको फोकस अपने काम पे कर रही हैं और मीन वाइल पैसिवली आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में हेल्प भी कर रही हैं। इस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। इसके अंदर जैसे आपने बताया भी है कि अक्रॉस कमोडिटीज या अक्रॉस सेक्टर्स भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ईटीएफ को म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि एक साल में दोनों का क्या रिटर्न आया, फिर मैं स्विच कर लूं या ना करूं। वो हमने इस तरह तो नहीं किया हुआ, लेकिन हमने एक फंड मैनेजर रिपोर्ट, आपने कभी म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर रिपोर्ट देखी हुई है? मैं नहीं देखी। तो म्यूचुअल फंड ना हर महीने आपकी एक फंड मैनेजर रिपोर्ट कहता है। उस फंड मैनेजर रिपोर्ट में जिस तरह के दिसंबर की रिपोर्ट ना हमने भी यहाँ पे बनाई हुई है उसी तरीके से जिस तरह आपका म्यूचुअल फंड बनाता है। मैं आपको साथ ना वो रिपोर्ट शेयर करता हूँ, उस रिपोर्ट से आपको समझ आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये ना दिसंबर की फंड मैनेजर रिपोर्ट है इस पोर्टफोलियो की जो अब हमें डिस्कस कर रहे थे। उस पोर्टफोलियो के मुताबिक वही चीज़ें जो आपने वहाँ पे देखी थी अब ये पीडीएफ फॉर्मेट में आ गया है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी थी, अनरियलाइज प्रॉफिट इतना है, आपकी टोटल वैल्यू, आपका डिविडेंड कितना आया है। अब इस महीने के अंदर जो मेरे टॉप सेक्टर में था जिसमें मैं इन्वेस्टेड था, जिस तरह 35% नवंबर के अंदर था तो वो 33%, इसका मतलब है 2% पोर्टफोलियो लेवल के ऊपर चीज़ें नीचे गई हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी जिसमें मारी पेट्रोलियम था वो 16% था, तो दिसंबर में वो 22% पे आ गया। इसका मतलब है 6% इंक्रीज़ आया। तो ऑटोमेटिकली ना आप ब्रॉडर पिछले अपने पोर्टफोलियो के लोकेशन से यहाँ पे देख सकते हो फिर आपकी टॉप होल्डिंग कितनी थी। यानी नवंबर के अंदर मारी पेट्रोलियम 16% थी, क्योंकि वो 22 पे गया जो कि नज़र भी आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी होल्डिंग भी बढ़ गई। इसी तरह सिस्टम्स पे आप देख रहे हो सारी होल्डिंग वही है जो कि मैंने अभी दिखाई हैं। एक स्नैपशॉट आपको दे दिया, आपका रिटर्न फॉर एग्जाम्पल एक एक 13,60,000 से ऊपर गया फिर नीचे आया। अभी ये ज़रा छोटा लग रहा है लेकिन इस चार्ट को हमने सही करना है, लेकिन ये वही एलोकेशन है जो मैंने वहाँ पे दिखाई है। अब यहाँ पे ना हम आपके पोर्टफोलियो की पहले बेंचमार्क के साथ कंपेयर करते हैं। इन द मंथ ऑफ दिसंबर सरमाया की जो वर्ल्ड कप की टीम थी वो 14% थी, तो KSE 100 11% था। तो ईजीली वी कैन सी वी हैव बीटन KSE 100। इन द मंथ ऑफ नवंबर KSE ने हमें बीट किया, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर KSE ने हमें बीट किया। अगर मैं नीचे लेके जाऊं तो हमने उसी तरह कंपैरिजन दिया है। फिर इसी तरह हमने इस मंथ के अंदर बताया कि टॉप 5 होल्डिंग क्या थी। अब नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे जो ETF के साथ कंपेयर था वो इसीलिए था कि अगर आप KSE को नहीं बीट करें तो ETF में क्या ऑप्शंस है आपके पास जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि 14% है, तो मे बी JS ने 29% दिया, लास्ट महीने 8.5 था, JS ने 13% दिया, उससे पिछले महीने 0.6 था, तो JS ने 30। सो मेरे ख्याल में अगर मैं एज एन इन्वेस्टर सोच रहा हूँ तो सरमाया वर्ल्ड कप से बेहतर भी एक एसेट क्लास था जिस पे इन्वेस्टेड मुझे रहना चाहिए था। अब मैं क्यों नहीं गया, मे बी मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि JS जो है ना वो नॉन इस्लामिक है। तो मैं फिर इस्लामिक में अगर जाके देखता हूँ जो मीज़ान ETF है
14 था तो 19 दिया, मीज़ान ने बेहतर दिया। 8 था तो 9 दिया। 0.6 यहाँ पे तो हमने स्टार्ट किया तो 7.5 दिया। सो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मीज़ान ईटीएफ में क्यों ना कर देता, क्योंकि मीज़ान ईटीएफ ने भी तो मेरे से बेहतर रिटर्न दिया है। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ, अब ये ईटीएफ के साथ रिटर्न है, अब मैं आपको ना म्यूचुअल फंड के साथ रिटर्न करके दे रहा हूँ कि चलो ईटीएफ के साथ तो मुझे समझ आ गई, तो म्यूचुअल फंड में क्या उसका रिटर्न है। तो यहाँ पर ही मैंने दिया, जैसा 14% यहाँ पे है तो 44% है। अब ये रिटर्न जो है ना, हम पहले 2 रिपोर्ट थी तो हमने इतना उस पर वो नहीं किया, लेकिन जो जनवरी ऑनवर्ड रिपोर्ट है ना, उसमें थोड़ी हमने बेहतरी ली है कि एनालिटिक्स ना हम बेहतर करें। ये इस पर्टिकुलर मार्केट उसको ना वो ना देखो, लेकिन हमने फिर एज ए जो आइडिया था ना कि ईटीएफ तो बेहतर समझ आ गए, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में भी कोई है जो कि ईटीएफ और इंडेक्स और हमें तीनों को बीट कर रहा हो, तो वो विजुअलाइजेशन ना फिर हम यहाँ इस रिपोर्ट में लाएंगे। अब जो वो एआई शेख हम कहते हैं ना कि टेक को हमने यूटिलाइज़ कैसे करना है, अगर तो मेरे पास आपकी ये 3 से 6 महीने की इस तरह की रिपोर्ट जनरेशन, ये बाय द वे जनवरी के अंदर भी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, मैंने दिसंबर की दिखाई है, आप जनवरी को भी देख सकते हो कि जनवरी में क्या हुआ था। लेकिन अगर मैं एआई को ये सारा डाटा फीड करूँ आपका, और मैं उसको कहूँ यार अनबायस तरीके से ना इर्तज़ा को समझा दो कि क्या वो खुद बेहतर इन्वेस्टर है या उसको किसी और एसेट क्लास में होना चाहिए था ताकि उसके रिटर्न बेहतर होते, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 3 से 4 महीने में कोशिश ये कर रहे हैं कि एआई को इंटीग्रेट करें पहले आपके पोर्टफोलियो के अंदर, कि आप जो करें हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं कि उसको बेहतर कैसे करें। और उसको अगर हमने 1-2% की भी इम्प्रूवमेंट कर दी और आपके फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए लगे हुए हैं, वो मेरे ख्याल में एक अच्छा खासा रिटर्न का डिफरेंस है जो कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करके अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर कर सकते हो। ये बेसिकली आइडिया था इसके पीछे पूरा। ये तो वैसे काफी हेल्पफुल है कि कंपैरिजन के अंदर 2-3 महीने के बंदे को इजीली पता लग जाता है कि हाँ भाई मुझे किसी और में जाना था या इसी के अंदर करना है। और इसके अंदर जो हमारी इनिशियल हो रही है वो सिर्फ हमने जब एक एग्जीक्यूट करें ट्रेड वो इधर आके फीड करनी है, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारा तो ऑटोमेटेड है। बाकी सारा ऑटोमेटेड है, और हम अभी उस फेज़ पे भी काम कर रहे हैं जिस पे हम ब्रोकर के साथ इंटीग्रेट कर लें। एक पैरेलल प्रोजेक्ट उसका भी चल रहा है, होपफुली इंशाल्लाह हम एसएफपीएल के साथ इसको इंटीग्रेट भी करेंगे। लेकिन आपके लिए ना जिस तरह और मज़े एक और चीज़, जिस तरह आपकी फैमिली है, आपने शादी वादी की हुई है आपने? नहीं अभी नहीं। अच्छा, जब इंशाल्लाह आपकी फैमिली होगी, मोस्ट ऑफली आपके बच्चे होंगे, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था ना ऐड पोर्टफोलियो का, वो पोर्टफोलियो का पर्पस ये था, जिस तरह आपने भी उम्रा किया तो आपको गोल्ड सेल करना पड़ा, मे बी आपने हज करना हो, मे बी आपने गाड़ी लेनी हो, मे बी आपने बच्चों का प्लान करना हो, मे बी आपने अपनी शादी प्लान करनी हो। अब आप उसके फंड जनरेट कर रहे हैं, पैसे को पैसे में नहीं रखना, अपने पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो कि ग्रो हो रहा हो। अब उस पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कैसे करोगे? आप इधर आओगे, आप कहोगे जी कि मैंने पोर्टफोलियो रखा हुआ है इर्तज़ा, फॉर एग्जांपल मैरिज, ठीक है, अब आपका एक पोर्टफोलियो है, आप कहते हो जी ये मेरी स्टार्टिंग जो है ना वो मैं 5 लाख से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैरिज फंड मैंने अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैं वैसे एक बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे इर्तज़ा मैरिज के नाम से अपना पोर्टफोलियो बना दिया, जिसमें आपको इनिशियली समझ आ गई कि यार मैंने 5 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट कर दिए हैं, अब मैंने क्या करना है। तो आप यहाँ पे आके ट्रेड लोगे। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ जी मैं मीज़ान ईटीएफ ही बाय कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ जी ये मैंने बाय करना है 5,000 शेयर, ठीक है, मैं वैसे एक आपको गाइड कर रहा हूँ। तो 5,000 शेयर आपने बाय किए, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या नज़र आया कि मीज़ान ईटीएफ इज़ राइट नाउ तकरीबन 17% ऑफ योर पोर्टफोलियो। आप कहते हो नहीं यार, इसके साथ ना मैंने फॉरेक्स के अंदर ना मेरे पास डॉलर भी पड़े हुए हैं जो कि मैंने इसी फंड में रखने हैं, ठीक है, और मेरे पास ना फॉर एग्जांपल $500 पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने इसको फोल फिगर कर लेते हैं, 280 में आपने ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप आए तो आपका ऑटोमेटिकली डॉलर और ये एक ही जगह पे आ गया। आप तीसरा कहते हो नहीं यार मैंने तो गोल्ड भी लिया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके ना गोल्ड लेते हो, और गोल्ड आप कहते हो जी मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी मैं सिंपल 0.3 कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे किया। तो जब आप इधर आए ना तो ऑटोमेटिकली अब आपके पास 3 डाइवर्स पोर्टफोलियो हो गए। फिर चौथा आप कहते हो यार चलो मेरे पास जो रह गया ना मैं लोअर रिस्क म्यूचुअल फंड किसी में डाल देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आया, कोई भी फ़ंड उठाया मैंने, और मैंने यहाँ पे आके ना इसमें फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर 10,000 शेयर के मैंने ये ले लिए, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ है ना, ये अब आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे बन गया। अब आपके पास अभी भी कैश पड़ा है जो कि 67,000 है। अब आपके लिए ना बड़ा इजी है कि एक ही जगह पे ये सारी एंट्रीज आ गई हैं, आपको यहीं पे पता चलेगा क्या चल रहा है। ये अभी 2-3 दिन बाद ये उसी तरह का चार्ट बनाएगा जिस तरह मैंने आपको बताया है।
आपने क्या करना है, हर महीने आके अपना पोर्टफोलियो को देखना है कि क्या मैं मीज़ान ईटीएफ से बेहतर हूँ, क्या मेरे से बेहतर कोई म्यूचुअल फंड है, क्या मैं इसको और भी बेहतर कर सकता हूँ, ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। ऑटोमेटिकली आपने अपना फ़ंड भी बनाया, आपने पैसे भी लगाए और आप अपना काम कर रहे हैं। पैसिवली आपको ये प्लेटफॉर्म हेल्प 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 कर रहा है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कैसे करना है। दिस इज वेरी यूजफुल। हाँ, और इससे वैसे एक लिंक मेरा फिर थोड़ा सेपरेट क्वेश्चन हो जाएगा स्टॉक से हट के। वो होगा कि कब तक हमें मार्केट के अंदर इन्वेस्ट रहना चाहिए या कहीं और चले जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास चॉइस है कि मैं स्टॉक से सारे पैसे निकाल लूं, तो आई कुड बाय अ स्मॉल हाउस और एन अपार्टमेंट ओवर है। तो वो, लेकिन मैं जितनी भी यूट्यूब पे सर्च किया वो कहते हैं नेवर बाय अ हाउस और एन अपार्टमेंट अर्ली इन योर लाइफ। तो उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम? मेरी दो यूट्यूब की वीडियोस हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप उसको जब देखोगे ना आपको समझ आ जाएगी आपने क्या करना है, ठीक है। मेरे ख्याल में अगर आपने घर बनाना है ना, घर बनाना इज़ नॉट ए बैड थिंग। स्टॉक मार्केट वर्सेस रियल स्टेट, एक ये वीडियो है मेरी, ठीक है। इस वीडियो में कोशिश मैंने ये की है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि जिस तरीके से आप स्टॉक मार्केट, जो जो रियल स्टेट आपने लेनी है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्लॉट लिया है जिस पे आप प्लान करें अपने घर बनाना है। अब प्लॉट आपने किस्तों पे लिया है, जो आपने प्लॉट किस्तों पे लिया है ना, उसकी जगह आप उतनी किस्त की अमाउंट आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे ना, सो बाय द टाइम आपने प्लॉट की किस्तें पूरी दी हैं, वही अमाउंट जब इन्वेस्टेड आप 1-2 साल तक रखते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो स्टॉक मार्केट की वैल्यू को आप जब सेल करेंगे ना, उस सेल करने के बाद आप घर ले सकते हैं, जो कि शायद प्लॉट की किस्तों पे आपने सिर्फ प्लॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ ए शॉर्टकट ऑफ गेटिंग ए होम। आप घर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैश कम है या कैश ही उतना है, मेरे ख्याल में ना कैश एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम मे बी एक फुल एसेट लेकर हम अपना एडवांटेज ही मूव ख़त्म कर देते हैं। इसका मकसद ये है कि मे बी आपके पास 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, अब 2 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और आप एक ऐसा घर ले रहे हैं जिसका शायद रेंटल इनकम, या रेंटल पे अगर आप लेते तो आप 60-70 हज़ार रुपया दे सकते थे, ठीक है। सो वही 2 करोड़ रुपया या तो आप इन्वेस्ट करते, उस 2 करोड़ से इतना रेंटल आता कि आप रेंटल दे देते, या भी उसी 2 करोड़ को आप इन्वेस्ट करते, उस 2 करोड़ से 2-3 साल में अगर आप 30-40-50% कर लेते हैं, या कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं जिसके बाद बेशक आप घर ले लें, लेकिन 2 करोड़ की जो लिक्विड की जो आपके पास स्ट्रेंथ है ना, वो मेंटेन रहे। तो एक तो ये है कि मेरे ख्याल में इस वीडियो पे मैंने वो चीज़ को एड्रेस किया हुआ है। हाँ, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मे बी आप घर भी ले सकते हैं और पार्शियली अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो फिर घर बिल्कुल लें। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास पैसे बस उतने ही हैं जिस पे घर आ जाता है, सो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप उसको इन्वेस्ट करके एटलीस्ट कुशन निकालें अपने लिए, कि जहाँ पे आप घर भी ले लें और पार्शियली पैसे में लिक्विड फॉर्मेट में आपके पास कैश भी इतना हो जो कि इन्वेस्ट करके आपको बेहतर वो दे रहा हो। एक और मेरी वीडियो आजकल काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे उस पर कहते हैं 72,000 डिविडेंड सरमाया के ऊपर है, जिसमें मैंने यही चीज़ कही हुई है कि रादर देन कि यू बाइंग ए हाउस जस्ट टू मेक श्योर कि आप रेंटल इनकम ना दें, उससे बेहतर है आप इन्वेस्ट ऐसी जगह कर दें स्टॉक मार्केट में जहाँ पे उस पार्शियल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इतना ज़्यादा आ रहा हो कि ना सिर्फ आप उस घर को रेंटल पे ऑफ कर दें, बल्कि आप मे बी अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को और बेहतर भी कर दें, ठीक है। तो ये दो वीडियोज़ हैं जो कि मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप करें। लेकिन पूरा का पूरा पैसा एक फ़िज़िकल एसेट में ले लेना और फिर उसके ऊपर सिर्फ रेंटल इनकम को सेव करना, आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आप मिस आउट कर रहे होंगे। वेरी हेल्पफुल वंस अगेन। और अब एक लास्ट क्वेश्चन था, वो मैंने लिख के रखा हुआ था कि हम वो कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल एलोकेशन, ये हो गया, प्लान टू रिटायर। हाँ, अब फाइव मूवमेंट बहुत चल रही है कि हमने, हर किसी ने रिटायर अर्ली होना है। तो जब हमने एक गोल अटेन कर लिया, सेट कर लिया कि मेरे पास एक्स अमाउंट होनी चाहिए एट द टाइम आई एम 40, वो कर लिया, तो एक तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसको निकालने का क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करती रहे और हम वो निकाल भी रहे हैं, या वो आपको रिलाई डिविडेंड पे करना पड़ेगा? मैं तो भाई डिविडेंड खा जाता हूँ, मैं डिविडेंड को री इन्वेस्ट नहीं करता। तो वो मैं तो डिविडेंड को ऐसे ही करता हूँ, ये मेरा रिस्क ऑफ है। मतलब रिस्क ऑफ का मतलब है मैंने लाख रुपए डाले थे, 10,000 रुपये का डिविडेंड आ गया। सो मैं तो माइंड में ये बनाता हूँ कि ये 2 लाख रुपया तो मैंने खर्चा करना ही था, तो मैंने इन्वेस्ट करके 10,000 रुपये आ गया, चलो 10,000 को खर्चा कर देता हूँ। सो देर माइट बी ए टाइम, जैसे मैं कहता हूँ मीज़ान बैंक पे मैंने 89-90 का भी शेयर लिया हुआ है। आज पिछले 4 साल में मीज़ान बैंक ने 95 रुपीज़ तक का मुझे डिविडेंड दे दिया है।
तो मेरा तो रिस्क ही नहीं रहा ना, मैं तो डिविडेंड को खा रहा हूँ, तो मैं तो मीज़ान बैंक को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ। मे भी कल को शायद 1000 रुपये पे चला जाए, मे भी कल को 50 रुपये पे दोबारा आ जाए, लेकिन वो दोनों एक्सट्रीम पे जाने के लिए मैं मेंटली इस पे सोल्ड आउट हूँ कि मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है अभी, ठीक है। सो मेरा जैकपॉट है, अगर जितना ऊपर अच्छी कंपनी है जितनी ऊपर जाएगी उतना मेरा और बेनिफिट होगा, लेकिन आई एम नॉट इनटू मीज़ान बैंक यार मैंने इस पे सेल करके निकलना है ताकि प्रॉफिट करूँ वो करूँ। और जितना ज़्यादा वो रहेगा, देखें मेरे पे डिपेंडेंसी है, फायर मूवमेंट मैं समझता हूँ हर बंदे को रिटायर होने की जल्दी होती है। हम में से ज़्यादातर लोग ना खुशी खुशी जॉब नहीं कर रहे होते हैं, हम मजबूरी के लिए जॉब कर रहे होते हैं कि रेंटल देना है, बिजली का बिल देना है, बच्चों की फ़ीस देनी है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करके कि ये जो डिपेंडेंसी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है ना आपके ऊपर, ये किसी तरह आप ऑफलोड करें। और इस ऑफलोड का मकसद ये है कि अगर आपके अखराजात आपकी इन्वेस्टमेंट से निकल रहे हैं ना, सो मे बी देर माइट बी अ टाइम जहाँ पे आप कहें यार ये एनजीओ की जॉब मैंने तो करनी नहीं थी, मुझे तो शौक था कि मैंने ये करना था। तो मे बी आप रिज़ाइन कर रहे हो इसीलिए कि अब आप अपने शौक को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो डिपेंडेंसी है ना ख़त्म हो गई है। तो वो रिटायर अर्ली तो होना ही नहीं चाहिए, आपको हमेशा किसी ना किसी काम में लगा रहना चाहिए। जितना फ्री आपका माइंड रहेगा उतना शैतान का और उतनी डिप्रेशन में ये बंदा आ जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि यू नीड टू बेसिकली ऑफसेट योर सेल्फ विद द फाइनेंशियल डिपेंडेंसी विद योर इन्वेस्टमेंट। और वो अभी तो माशाल्लाह आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, मे बी यू आर एट ए वेरी गुड टाइम ऑफ सेविंग ए लॉट ऑफ मनी फॉर मेकिंग श्योर या आपका फ्यूचर पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी वो आप अभी ऑफसेट कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन मेकिंग जो आज आप कर रहे हैं। तो कोशिश रिटायरमेंट की ठीक है नहीं करनी चाहिए उस तरीके से, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑफसेट करने का आई थिंक इन्वेस्टमेंट इज़ अ गुड वे। और यही कि हम वो उसका क्या रूट होना चाहिए कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई एटीएफ्स उसी को फिर मंथली आप कोई प्लान बना के वो सेल ऑफ करते रहें? नहीं, आप वो मुझे सेल है ऑफ क्यों करते हैं ना, अगर आपका देखें, एक तो पहला आपका जो क्वेश्चन था कि कौन सा टाइम होगा जब हमें समझ आएगी ये इस एसेट को सेल करना है और उसमें कहीं और पे चले जाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो जो ज़र के ऊपर जो कंपैरिजन है ना, दैट विल एक्चुअली टेल यू कि यार आप इंडेक्स भी नेगेटिव में जा रहा है, आप भी नेगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन लो रिस्क म्यूचुअल फंड आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, क्योंकि आपका एक यहाँ पे बन रहा होगा, तो यू विल बी एबल टू मूव आउट टू ए गुड एसेट क्लास, मे बी फार अहेड ऑफ एवरी वन एल्स, जो कि बाद में कह रहे हो यार देखो हमने पिछले साल में सेल कर दिया होता तो आज हमें इतना प्रॉफिट हो रहा होता। तो वो जो एनालिटिक्स मैंने बिल्ड किया ना उस वो तो अभी आपको हाई रिस्क नज़र आ रहा है ना, क्योंकि हाई रिस्क ही बेहतर रिटर्न दे रहा है लो रिस्क से। लेकिन वही पीडीएफ की फॉर्मेट जो मंथली रिपोर्ट होगी वो लो रिस्क के अंदर भी एक स्केल करेगी जब स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही होगी, तो आप उस वक्त सेफ हेवन या सेफ एसेट क्लासेस वहाँ से भी देख सकते हैं। हम इसके अंदर ना गोल्ड को भी अभी लेकर आएंगे ताकि क्रॉस एसेट की ना आपको एक किस्म का कंपैरिजन नज़र आए। लेकिन जो आपका जो ओरिजिनल सवाल है ना, डोंट लुक एट एसेट के यार मैंने इसको सेल करके ही निकलना है बाहर, ठीक है। कोशिश करें कि आप तब तक इन्वेस्टेड रहें जब तक मैक्रो मार्केट्स उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ। जब सपोर्ट ख़त्म कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली ज़र जैसा टूल आपको हेल्प करेगा कि यार आप इस पैसे को निकाल के मे बी लो रिस्क में चले जाओ। पिछले 2-2.5 साल में 21% का रिटर्न दे रही थी, 21% का रिटर्न विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। कोई भी जी शोर बंदा होता तो शायद लो रिस्क में कर होता, लेकिन वो थोड़े हम जैसे सर पे रहे थे जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, और एट द एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म पे आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है, ठीक है। लेकिन अगर आप माइनर लेवल पे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हो तो लो रिस्क बेहतर ऑप्शन है, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हो तो स्टॉक मार्केट बेहतर हुआ है। थोड़ा से ना मैक्रोस को उसके साथ प्ले आउट करें कि आपकी उसमें कितना वो हेल्प कर सकती है आपको। थैंक यू। एंड लास्ट के एलोकेशन कितनी होनी चाहिए कि यूएस स्टॉक मार्केट में कितनी करें और हम पाकिस्तान में कितनी करें अगर हमारे पास ऑप्शन है? मैं तो यार पाकिस्तान में सोल्ड आउट हूँ, मैंने तो आज तक स्टॉक उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है। लेकिन ब्रॉडली आपको अपने लेवल पे देखना चाहिए। अगर आपको यूएस मार्केट समझ आती है, यूएस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो बेबी आप उसको जिस जिस मार्केट को आप बेहतर समझते हैं ना, जैसा मुझे स्टॉक मार्केट ही समझ आती है, तो मैं अगर यहाँ से जाके एनवीडिया समझूँ, गूगल समझूँ या स्टॉक यूएस को समझूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है वो ग्लोबल हमें भी समझ आती है कि वहाँ पे भी मे बी इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गए हैं, वो नीचे जाएगी तो रिटर्न होगा। लेकिन फिर दूसरे यहाँ पे भी मसला है ना, मैं यहाँ से पहले डॉलर बना के भेजूँगा, फिर मैं वहाँ से पैसे बनाऊँगा, फिर मैं डॉलर को दोबारा लेकर आ रहा हूँ। सो बेसिकली मैं वाइट का पैसा जाके ब्लैक कर रहा हूँ और ब्लैक के पैसे से पैसा बना रहा हूँ, और फिर ब्लैक के पैसे पे फिर मैं यहाँ पे आके एक जस्टिफिकेशन दूंगा लोकल अथॉरिटीज़ को कि ये पैसा कहाँ पे बना। तो मैं उससे बेहतर नहीं है कि लोकल में इन्वेस्ट करूं, उसी को ग्रो करूं और उसी को कोई मसला जो भी हो तो मेरा यहीं पे सेटल्ड हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको ना उस लेवल पे भी देखना चाहिए कि क्या आप यहाँ से इन्वेस्ट कर भी सकते हैं। अगर आप कर भी सकते हैं तो अगर पैसा बन गया तो यहाँ पे लाने पे मसला तो नहीं है।
अगर मसला नहीं है तो फिर आप बेशक करें, अगर मसला है तो अपनी ज़िंदगी क्यों आप डिफ़िकल्ट कर रहे हैं ना। यहाँ पे भी बैठी हुई कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपको बेहतर रिटर्न दे सकती हैं, यहाँ पे रह कर ही आप अपना। और देखें, गोरे बैठ के ना इमर्जिंग मार्केट्स में क्यों जाते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न ज़्यादा होता है। पिछले साल से गोरों ने यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट यूएस से ज़्यादा बेहतर रिटर्न मिल रहा था। पिछले साल में यूएस स्टॉक मार्केट, हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दूसरे नंबर पे थी, 89% डॉलर टर्म्स में उसने रिटर्न दिया। तो यहाँ बैठ के ज़्यादा लोगों को रिटर्न मिल रहा है। तो कोशिश करें, जब तक मैक्रो सपोर्ट कर रहे हैं, मुल्क की डायरेक्शन थोड़ी सही नज़र आ रही है, बुल्स एंड बियर शोर पे हम काफ़ी ज़्यादा बताते रहते हैं, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्टेड रहें तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। परफेक्ट, थैंक यू। ये सारे मेरे क्वेश्चन से आपने काफी अच्छे से समझाया, थैंक यू सो चलें, मच फॉर गुड हो दैट। गया। आई थिंक हम भी कोशिश करें कि घंटे के अंदर ही रखें ताकि लोग उसको बहुत ही लेक्चर बेस ना रखें। लेकिन मैं अगेन लोगों को जो ज़र यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसको ये ना देखें कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि शायद मोनेटाइज हो गया तो क्या है, ये आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए किया है। अगर आपका 1% का भी डिफरेंस पड़ता है तो वो आपकी वेल्थ में बहुत बड़ी डिफरेंस है। अगर आप, हम लोग अभी तक पैसा क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि हम लोग विजुलाइज ही नहीं कर पाते कि हमारी इन्वेस्टमेंट एक्चुअली जा कहाँ रही है। तो हमने कोशिश की है कि विजुलाइजेशन को लेकर आए ताकि आपको नज़र भी आ रहा हो कि पैसा बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन नहीं रहा तो वो कौन से एवेन्यूज़ हैं। और अगेन ये सिर्फ ट्रैकिंग नहीं है, ये तो आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर रहा है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 6% थी और ETF मुझे 14% दे रहा था, तो मैं ETF में क्यों नहीं चला जाता ना। 6% का डिफरेंस इन योर पोर्टफोलियो लेवल इज़ ए मैसिव डिफरेंस, जो कि आप अपनी पोर्टफोलियो में अगर 1% भी करें तो कहाँ तक कर जाते हैं। तो इसकी कॉस्ट साइड को ना देखें, इसकी वैल्यू साइड को देखें, वैल्यू इसकी कहीं ज़्यादा है। अगेन ऑब्जेक्टिव इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाने का ये था कि हम एज ए स्टैंड अलोन स्केल करके कैसे इंडिविजुअल्स को हेल्प कर सकें। और ये प्लेटफॉर्म आई थिंक क्लीदी रोल अदा कर सकता है, जो कि अनबायस्ड हो, जिस तरह मार्केट परफॉर्म करिए उसी तरह करे। हमारी कोई इस पर इनपुट नहीं है, हम सिर्फ रिपोर्टिंग करके आपको वही चीज़ दिखा रहे हैं जो कि मार्केट ने परफॉर्म किया है। अगेन इर्तज़ा, थैंक यू वेरी मच। आपके भी ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। आई होप ये ETF और ज़र के बारे में किसी का कोई अभाम था या कोई क्यूरी थी, वो इसके थ्रू एड्रेस होगी। और अगर आप लोगों का भी कोई और ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक हमने शायद मनी माइंडसेट में नहीं की, आप लोग भी अगर कोई स्कैम से गुजर चुके हैं, तो हम थोड़ा सा ब्रॉडली इसको लेके जाना चाह रहे हैं कि नेशनल लेवल के ऊपर हम आपको किस तरह बता सके यार ये लेजिट एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ ये जो गूगल का फॉर्म दिया गया है इसको ज़रूर फिल कीजिएगा। इसके अंदर ही हमने सारी चीज़ें आपने एड्रेस करनी है ताकि हमें आप लोगों के साथ ये वाला सेशन करने में आसानी हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ हैं, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है हमें उसमें से सेलेक्ट करना। जितना डिटेल आप लिखेंगे उतना ईजी हमारे लिए हो जाएगा कि हमने आपको यहाँ पे लेना है। अगेन इर्तज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू।